हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सेशन में अपनी बहुत ही पसंदीदा किताब, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बुक्स, उसमें से एक सवाल हम बनाएंगे फ्रिक्शन का। ठीक है, और सवाल ज़रा आपको दिखा देता हूँ, फिर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। ये देखिए, ये है सवाल। इस वेज के माध्यम से हमें इसको लिफ्ट करना है। हाँ, मैक्सिमम फोर्स नहीं बताना है आपको, बताना है न्यूनतम कितने में काम चल जाए कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाए, मतलब ये थोड़ा सा राइट में चले जाए और ये थोड़ा सा ऊपर चले जाए, मोशन इम्पिंड। अच्छा, आ, इस सवाल का जो सोल्यूशन है किताब में, वो आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ। देखिए, सवाल क्रमांक है 4, टिमोशेंको एंड यंग की किताब है और बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है और टीचर्स की फेवरेट है। ये है सोल्यूशन, मात्र इतना। अब देखिए, ये सोल्यूशन सिर्फ उन्हीं लोगों को क्लियर होगा जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही, या फिर जिन्होंने बहुत ही डीपली इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है, जिन्हें साइन रूल के बारे में पता है, जिन्हें लेमीज थ्योरम के बारे में पता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के बारे में जिनको पता है, जिनको पता है कि कैसे मेजरमेंट्स करते हैं, जानते हो तो बहुत बढ़िया, आप इस सोल्यूशन को समझ सकते हो। लेकिन अधिकतर बच्चे जो हैं वो फॉरेन ऑथर की जो बुक्स है ना, उससे इसी कारणवश पीछा छुड़ाते हैं कि सर सोल्यूशन जो है ना क्लियर कट नहीं होते। सॉल्यूशंस क्लियर कट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो थ्योरी होती है वो बहुत क्लियर कट होती है, बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव होती है इनफैक्ट। एनीवेज, अगर आप फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, 11वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और उसमें मैकेनिक्स होता है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं बीटेक के, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके कोर्स में, तो भी आपको इसको देखना चाहिए, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ। एक नहीं, 4 मेथड मैं बताऊंगा आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, और बहुत ही सरलता के साथ, खूबसूरत एनिमेशंस के साथ। आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो को देख के। समझ में आया? ठीक है। और वैसे कौन कौन से मेथड्स हैं ज़रा एक बार आपको दिखाई देते हैं। हम लोग सबसे पहले तो सीखेंगे कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा कैसे। फ्री बॉडी डायग्राम भी मैं आपको 2 प्रकार के बताऊंगा। ये एक टाइप 1 होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और एक होगा टाइप 2 जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? ये रहा। इसके बाद जो 4 मेथड्स आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और हर चीज़ को बहुत बारीकी से बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि गेट एग्जाम होगा या इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, उसके लिए भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ को मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा। समझ लो, आज बाल की खाल निकाल के रख देंगे हम लोग, हर एक कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो कहीं जाना नहीं है भाई, एंड तक रहना है। ओके। अच्छा सर, कौन कौन से मेथड? सबसे पहले तो हम एनालिटिकल मेथड, प्योर इक्वेशंस रहेंगे, उनको सॉल्व करना है और आपको अननोन वैल्यू तक पहुंचना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेथड रहेगा वो हम कहते हैं फोर्स ट्राइंगल्स बनाना, मतलब साइन रूल की मदद से। अल्टीमेटली यहाँ पर भी गणित का ही हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगा करके हम ट्राइंगल्स बनाएंगे, फोर्स के ट्राइंगल्स बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स से रिलेटेड है। जो तीसरा मेथड है वो मेरा पसंदीदा है, मैं अधिकतर सवालों में इस मेथड को यूज़ करता हूँ। बहुत ही काम का मेथड है अगर आप एक समय पर 3 फोर्सेस के साथ डील करते हैं। तो 4 फोर्स होंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो चौथा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग का तड़का लगाएंगे हम, और मिनी ड्राफ्टर या फिर रोलर स्केल के माध्यम से किस प्रकार से हम फोर्स ट्राइंगल्स, वेक्टर ट्राइंगल्स बना करके सवाल को हल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। यकीन मानिए, ये सारा काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। वैसे 3 मिनट 4 मिनट हो चुके हैं, और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल को देखें, थोड़ा नज़र दौड़ाइए आप, और ज़रा सा पढ़ते हैं इसको। टू रेज अ हैवी स्टोन ब्लॉक वेइंग 2000 न्यूटन। वैसे किताब में जो डेटा था वो पाउंड्स में था, मैंने उसको कन्वर्ट करके न्यूटन में कर दिया। ठीक है जी। इसको उठाना है आपको, 2000 न्यूटन के स्टोन को, स्टोन बोल रहा है इसको। ठीक है भाई, कैसे? इस गुटके के माध्यम से, शुद्ध शुद्ध भाषा में इसको गुटका कहते हैं। ठीक है, वेज। तो यहां पर कितना बल लगाया जाए? वॉट हॉरिजॉन्टल फोर्स पी विल इट बी नेसेसरी टू अप्लाई टू दी वेज टू रेज दी ब्लॉक? इसको उठाने के लिए। अच्छा भाई, अधिक से अधिक तो कितना भी फोर्स हो सकता है, अनंत हो सकता है। तो आपको बताना है न्यूनतम, मिनिमम कितना लगाऊं कि यार ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, ये थोड़ा सा राइट में आ जाए, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए। उसी को हम कहते हैं इम्बेंडिंग मोशन। तो इस कंडीशन के लिए आपको पी का मान कैलकुलेट करना है। कर लोगे? कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कंटिन्यूअस सर्फेसेस इज 1/4, मतलब यहाँ वॉल के साथ जो 2000 न्यूटन का, मतलब ये जो स्टोन है यहाँ पे जो संपर्क है, यहाँ पे भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है वेज और ब्लॉक के बीच में, और वेज और ग्राउंड के बीच में भी 1/4 है, 0.25, मतलब समझ जाओ। वेज के वेट को नेग्लेक्ट कर देना, इसके वेट से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बताना है कि यार यहाँ पर पी फोर्स कितना लगाएं कि ये थोड़ा सा राइट में खिसक जाए, और अगर ये थोड़ा सा राइट में खिसक जाएगा तो ये 2000 न्यूटन का ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। समझ गए? चलो सर कैसे अटेम्प्ट करें तो मैं बताता हूँ, और किताब का सोल्यूशन तो आपको मैंने दिखाई दिया, हम भी पहुंचेंगे वहां तक। सुकून से देखो, चाहो तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? एक सवाल को अच्छे से समझो, इसको ना ही स्पीड बढ़ाओ तो बेहतर है। चलो आता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम पे। 2 प्रकार के फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको मैं बना के दिखाऊंगा, कब कौन सा या फिर कहाँ पे यूज़ करना है ये आप समझ जाओगे वीडियो देखते देखते। सबसे पहले हमने क्या किया, जहाँ पर भी संपर्क है, तो देखिए ये वेज का संपर्क ज़मीन के साथ, इसको मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट पॉइंट 1। वेज और स्टोन मतलब ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको मैंने दे दिया 3। स्टोन और वॉल के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको मैंने दे दिया क्रमांक 2। फ्री बॉडी डायग्राम में हम बॉडीज को कंस्ट्रेन से या फिर एक दूसरे से फ्री करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वॉल को और इस ग्राउंड को हटा देंगे, और हटाई देंगे तो भाई कुछ लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन 1 और यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन 2। दूसरा, हम इन दोनों को एक दूसरे से अलग करेंगे, ठीक है? ए और बी को एक दूसरे से अलग करेंगे, तो बी ए पर एक रिएक्शन लगाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब 3 ये वाला, और ए बी पर लगाएगा वो है 3 नीचे की तरफ। तो इनको एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर भी R2 राइट हैंड साइड में लग रहा है, यहाँ पे वॉल पे लग रहा है, तो मैं वॉल बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? और यहाँ ग्राउंड पे भी R1 नीचे की तरफ लग रहा है, उस जिसे बनाने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है सर? ये तो हो गया, एक प्रकार का फ्री बॉडी डायग्राम आपने बना लिया, ठीक। अब इसमें क्या बच गया, देखो यहाँ पे बच गया फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपका उद्देश्य क्या है? सर हमारा उद्देश्य है इसको उठाना। अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वॉल है, वॉल से फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सर फ्रिक्शन नीचे लगेगा। वैसे ही इसका उद्देश्य क्या है? सर इसको हमें थोड़ा सा राइट में खसकाना है। अगर ये थोड़ा सा राइट में जाएगा बच्चों तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ पे लेफ्ट लगेगा, यहाँ पे अप दी प्लेन लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इन सारी चीज़ों को मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। ये हमने कर लिया। एक बात याद रखें, फ्रिक्शन जो होता है ना, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है? R2 है। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू R2। और म्यू की जो वैल्यू है सवाल में 1/4 है, मतलब 0.25। समझ में आया? सारी चीजें टेस्टिंग कर लो आप। ये देखो, अब यहाँ पे अगर लेफ्ट में लग रहा है तो ये राइट में लगेगा। समझ में आया? ए जो है बी को फ्रिक्शन लेफ्ट में लगा रहा है, तो बी जो है वो ए को फ्रिक्शन राइट में लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब दूसरा प्रकार का जो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे उसमें हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाएंगे। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं जरा इनको समझिए आप, ठीक है? जिन्होंने मेरे फ्रिक्शन के लेक्चर देखे हैं, जो सबसे पहला लेक्चर था, तो वो जानते हैं इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है? और ये कहाँ से आते हैं आप देखिए, ये है आपका फ्रिक्शन, ये है आपका नॉर्मल। हाँ सर बिल्कुल, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। इसी को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है। तो ये दोनों क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स के छोटे छोटे बच्चे हैं, कंपोनेंट्स हैं। समझ में आया? और कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है फाई। समझ जाओगे, याद रखना। और फाई कैलकुलेट करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। फाई बराबर होता है tan इनवर्स म्यू। तो सवाल में हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/4, मतलब 0.25। इसको सॉल्व करने पर ये उत्तर निकल करके आता है 14.03। ठीक। अब मैं जहां पर भी मुझे फ्रिक्शन नॉर्मल, फ्रिक्शन नॉर्मल, फ्रिक्शन नॉर्मल, फ्रिक्शन नॉर्मल ऐसे पेयर्स दिख रहे हैं, इन सब को मैं रिजल्टेंट के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से आप यहां पे देखिए, हमेशा एंगल किससे बनेगा? नॉर्मल से। ठीक है, ये है नॉर्मल, ये आ गया आपका F2। ये देखिए आप, ये यहाँ पे ये आ गया आपका F2। समझ में आया? ये समझना पड़ेगा। वैसे ये डायग्राम तो हमारा क्लियर हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स आप समझ गए, ये हमने डायग्राम बनाया, और ये आ गया आपका ये नॉर्मल। ठीक, फिर से देखिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा,
और ये रिजल्टेंट जो है एंगल किससे बनाएगा सर, इस नॉर्मल के साथ, मतलब फाई एंगल बनाएगा। सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए लोग कर सकते थे कि भाई वॉल पे फ्रिक्शन अलग दे देते, ज़मीन पे फ्रिक्शन अलग दे देते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। अच्छी बात है भाई, हमें भी थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखेंगे पाई मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल फोर्स। क्या है रिजल्टेंट, ये है सर रिजल्टेंट, जिसको कि मैं एक और नाम दिया हूं कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अच्छा यहाँ पर जरा देखें सर, ये फ्रिक्शन और ये कॉन्टैक्ट फोर्स, हाँ जी, यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा और किससे एंगल बनाएगा सर, नॉर्मल से एंगल बनाएगा। जरा जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये नॉर्मल से एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, कितना, फाई एंगल। उसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे देखिए, नॉर्मल और रिजल्ट और फ्रिक्शन के बीच में ये आएगा आपका रिजल्टेंट F3, और रिजल्टेंट F3 जो है ये नॉर्मल है, उसके साथ फाई बना रहा है। और सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए हो। तो ये आपका दूसरे प्रकार का हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का डायग्राम, समझ गए, ये क्लियर हो गया। थोड़ी सी क्लैरिटी और आता हूँ, जब भी कॉन्टैक्ट फोर्स वाला डायग्राम बनाओगे ना, ठीक है, उसमें आप क्या करना, आप ये इंश्योर करना कि कॉन्टैक्ट फोर्स या तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा हो, या फिर ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वर्टिकल से एंगल बना रहा हो, तो आपको आसान होगा। ठीक है, आगे जो भी मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो, आपको वहां पर कैलकुलेशंस करने में आसानी होगी। अगर ऐसा नहीं दिखता, जैसे कि इस केस में आप देखिए, ये जो F3 है, ये एंगल किससे बना रहा है, इस लाइन से बना रहा है। तो ये लाइन ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है। ठीक, मैं जरा इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये जो लाइन है इसके साथ एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है सर, फाई एंगल बना रहा है। ये जो वाला जो F3 है, और वो इससे एंगल बना रहा है, इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है सर, फाई एंगल बना रहा है। क्या हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल से एंगल बना रहा है, नहीं। तो कुछ ऐसा जुगाड़ हमें करना पड़ेगा कि हमें हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल से एंगल दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एंगल कितना है, जूम करते हैं सर, ये वेज का एंगल है 15, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पर ये है वर्टिकल और ये है नॉर्मल। तो अगर वेज का एंगल 15 है, तो वर्टिकल और नॉर्मल के बीच में भी ये एंगल कितना होगा सर, ये भी 15 होगा। बात समझ में आया, तो इसको अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर कितना लिखेंगे 15। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, ये है वर्टिकल और ये है नॉर्मल, यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, जो कि एंगल ऑफ वेज है। एंगल ऑफ वेज कितना है सर, 15 है। समझ गए। अब आप देखिए, आप अगर जूम करोगे तो F3 का जो एंगल है इस वर्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना होगा सर, 15 + 5 होगा। या फिर ये जो F3 है, ये वाला F3 जो है, इस वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है सर, अगेन 15 + 5 कर देंगे तो आ जाएगा। तो अपन कर देते हैं। फाई की वैल्यू कुछ देर पहले हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी फाई की वैल्यू सर, 14.03 थी। ठीक है, प्लस 15 हो जाएगा तो ये 29.03 होगा। फ्री बॉडी डायग्राम का काम अब हम खत्म कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेथड्स पर कि सर कौन कौन से मेथड्स हम यूज करने वाले। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। देखिए 2D का प्रॉब्लम है ये, समेशन fx 0 और समेशन fy = 0, ये दोनों लगा करके आप इस सवाल को बड़े आसानी से बना सकते हैं। बना के दिखाएं। सबसे पहले फ्री बॉडी पे चलते हैं। ये डायग्राम हमारे पास रेडी है। कौन सा वाला है सर, ये है हमारा टाइप 1 का फ्री बॉडी। टाइप 2 कहाँ यूज करेंगे, तो आने वाले जो मेथड्स हैं उसमें आपको बताते हैं। ठीक, ध्यान से देखें। ओके, क्या करें सर, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ब्लॉक ए में हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बना दिया है, कारण है उसका, क्योंकि इस कंपोनेंट्स में बनाऊंगा। सर यहाँ पे एंगल 15 है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी 15 होगा। देखो सेम, क्या कहते हैं यार ऐसे पेयर को, कुछ कहते तो हैं। यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 15। अगेन वेज का एंगल कितना है, 15 है, तो नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में भी कितना होगा, यहाँ पे 15 होगा। हाँ सर, ये समझ गए। अब आप इसके कंपोनेंट्स बना दो। कैसे बनाओगे, पॉइंट, इस एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे, वहां पे साइन होगा, साइन 15 के साथ। समझ में आया, 0.25 R3 साइन 15, और जो बच गया वो कॉस कंपोनेंट, पहली चीज। वैसे ही ये जो R3 है, ये एंगल है, एंगल के सामने यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा R3 साइन 15, और यहाँ पे आ गया R3 कॉस 15। हो गया सर। थोड़ी सी जगह बनाते हैं और यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो सर ये फोर्स जा रहा है नीचे, 0.25 R3 साइन 15 कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है सर, तो माइनस में लिखो उसको। कर लोगे इतना, हाँ सर आसान है। दूसरा सर R3 कॉस 15 ऊपर जा रहा है, कहाँ, ऊपर, प्लस में लिखो। 2000 नीचे, माइनस में। सर 0.25 R2 नीचे, माइनस में। सारे फोर्सेस वाई डायरेक्शन में हिसाब हो गया। अब क्या करोगे सर, = 0 कर देते हैं। कर दिया।
आसान है यहाँ तक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सजाएंगे, R3 कॉमन लेके अंदर सॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली एक इक्वेशन जैसे एक्स वाई वाला इक्वेशन होता है ना, वैसा बना दूंगा मैं। इसको सॉल्व भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप क्या करो, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को देखो। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ। देखिए तो सर 0.25 R3 cos 15 है, राइट में जा रहा है, प्लस ले लो। और सर R3 sin 15 है, राइट में जा रहा है, इसको भी प्लस ले लो। और सर R2 लेफ्ट में जा रहा है, तो माइनस लो, इज इक्वल टू 0 करो। यहाँ से एक और इक्वेशन बना, 2 इक्वेशन बच्चों अब हमारे बन चुके हैं। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखें, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, बड़े इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बनाएं इसको। तो मोड इक्वेशन के लिए 5 दबाएं, कौन सा है, हाँ जी ये पहला, 2 इक्वेशन 2 अननोन, हाँ ए की वैल्यू रखें, रखो ना। तो सर -0.25, बी की वैल्यू 0.9, सी की वैल्यू 2000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए R2 का कोफिशिएंट -1 है, -1, R3 का कोफिशिएंट 0.5 और 0 है सर राइट में। एंटर एक बार और दबाओ, 40,000 बटे 31, तो उत्तर कितना आया 1290। और दूसरा आंसर कितना आया 2580। तो ये लो हो गया सॉल्व, 1290 और ये 2580 हो गया। R2 R3 निकल गया। राहत की सांस ले सकते हैं अब आप। वीडियो थोड़ा लंबा खींच सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट है भाई, इनको समझना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। बड़े ध्यान से देखिए, ऐसा सवाल है ना कि आपके सारे कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन के रिवाइज तो होंगे ही, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो कुछ नया सीख करके जाएंगे आज के लेक्चर से। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। अब क्या करें सर, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आप इस वेज पे ध्यान दो, जिसके माध्यम से इस ब्लॉक को, ब्लॉक ए को या फिर स्टोन कह लो, हम उठा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब बनाते हैं सर, ये देखिए यहाँ पे एंगल तो लगा दिया हमने, कंपोनेंट दे दो R3 साइन, R3 कॉस। वैसे ही 0.25 R3 एंगल के सामने साइन कंपोनेंट, 0.25 R3 साइन 15 और ये कॉस कंपोनेंट, बस इतना ही है सर। अब आप थोड़ा सा जगह बनाते हैं और लगाते हैं इक्वेशंस। सर सबसे पहले तो P कहाँ जा रहा है, राइट में, प्लस P लिख लो। अच्छा एक मिनट, हॉरिजॉन्टल नहीं, पहले Y कंपोनेंट देख रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में देखें। सर सबसे पहले अगर हम देखें तो R3 cos 15 सर नीचे जा रहा है, माइनस में लिखो। 0.25 R3 sin 15 ऊपर जा रहा है, प्लस में लिखो। R1 ऊपर जा रहा है, प्लस में लिखो। कुछ फोर्स बचा नहीं तो 0 के बराबर कर दो, हो गया। अब इसको थोड़ा सजा के लिख लो, R3 कॉमन लेके अंदर सॉल्व कर लो। तो ये मैं बता रहा हूँ क्या होगा। R3 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये है R3 का वैल्यू कितना, ये है 2580.64। ठीक है, अब आपको इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, 2580.64। सॉल्व करने पर R1 एक सिंगल अननोन है, कैलकुलेट हो जाएगा। अब आते हैं fx पे, p राइट में जा रहा है सर तो प्लस p, उसके बाद R3 sin 15 लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस में, 0.25 R3 cos 15 भी लेफ्ट में जा रहा है माइनस में, 0.25 R1 भी लेफ्ट में जा रहा है माइनस में, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए आप। R3 की वैल्यू कितनी है आपको पता है, तो R3 की वैल्यू है 2580 ना, यहाँ पे भी पुट की थी हमने, रख दो। साथ में R1 की वैल्यू ये यहाँ से उठा लो और रख दो इसको। एक इक्वेशन, एक अननोन, P की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 1872.52। समझ में आया? ये था इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के माध्यम से कैलकुलेशंस करना, और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस हुई हैं भाई, इक्वेशंस बनाई है हमने, सॉल्व करना पड़ा है, प्लस माइनस के झंझट में भी हम पड़े। तो आपको बहुत ही फोकस के साथ इस मेथड को अप्लाई करना है। अगर ज़्यादा फोकस नहीं है आप में, ऐसी परिस्थिति में आप अगले तीनों मेथड का चुनाव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है साइन रूल ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कोई ग्राफिकल मेथड नहीं है, ग्राफिकल लास्ट में बताएंगे। सब कुछ आप पेन पेपर से कर सकते हो बिंदास। ठीक है, एक स्केल चाहिए होगा, वो भी रफ एस्टिमेशन के लिए, एकदम परफेक्ट एस्टिमेशन नहीं चाहिए। परफेक्ट एस्टिमेशन सिर्फ ग्राफिकल मेथड में चाहिए। कैसे करें, चलो शुरुआत करते। मेथड 2, 3 और 4, मतलब स्टेज 2 का एक मेथड तो आपने देख लिया,
तो हमने टाइप 1 का फ्री बॉडी यूज किया। अब बचे हुए 3 मेथड्स के लिए मैं टाइप 2 मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स वाले कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। ठीक, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है F3, F1, F2। ठीक, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो चलो बताते हैं, पहले इस पे ध्यान केंद्रित करो। थोड़ा जगह बना लेके हम बना लेते हैं। क्या लगाने वाले हैं? तो सर साइन रूल लगाने वाले हैं, कुछ आप कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप रैंडमली ये 2000 है ना, नीचे की तरफ लगाया इस ब्लॉक में। ठीक, तो सर ये आपने एरो तो खींच लिया, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होगी? कुछ भी ले लो यार, ज़्यादा मत लो। कागज़ अगर इतना बड़ा है तो इतना सा लाइन खींच लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हिसाब किताब नहीं रखना है आपको। अब क्या करना है? हाँ सर, अब बताइए। अब देखिए आप इस F3 वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? सर F3 ना वर्टिकल से 29.03 बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, F3 के टेल को, पुच्छी को यहाँ पे रखेंगे 2000 के हेड पे, और यहाँ पे ऐसा एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है सर? 29.03। तो यहाँ पर भी आप 29.03 का एंगल चाहो तो बना सकते हो, प्रोटेक्टर लेके करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो रैंडमली कुछ एंगल पे ऐसी एक लाइन खींच देना यार, ज़्यादा टेंशन मत लेना है। लेकिन यहाँ पे लिख जरूर देना 29.03, इतना तो कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रोट्रैक्टर लेके मेजर करके करो, वो करोगे तो फिर ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे अंत में आपको, उसका भी एक ट्रिक बताएंगे करने का। बस यहाँ पे 29.03 लिख देना, एक लाइन खींच देना। हाँ सर, F2 जो है सर, ये बात पक्की है सर, ये ऊपर गया। अब F2 जो है वो यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि सर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, और 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, तो सर फिर तो सीधी सी बात है कि क्लोज ट्राइंगल बनेगा सेम सेंस का। इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ पे क्लोज होगा, मतलब ये जो हेड है ना बिल्कुल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो कुछ मत करो। 14.03 किससे बना रहा है सर? हॉरिजॉन्टल से। तो ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे कितना एंगल पे? 14.03 के एंगल पे ऐसा। मैं तो अंदाजा कर लेने बोल रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली नाप के नहीं करना है। हाँ, ये जरूर करना कि यहाँ पे 14.03 हॉरिजॉन्टल से लिख जरूर देना। तो ये तो 90 है, पक्की बात है। अब क्या करें सर? भाई आपका काम यहाँ तक है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देने का। ठीक है, ये हटा दिया हमने। अब देखो आप, ये 14.03 और ये 90 है, दोनों को ऐड कर लोगे तो 104.03 हो जाएगा। अब इसको और इसको ऐड करो, कर लिए, जो भी आएगा 134, 135 जो भी आएगा, उसको 180 में से घटा दोगे तो यहाँ वाला एंगल आ जाएगा। कर लोगे इतना? जब भी आपको फोर्स ट्राइंगल बनाना हो साइन रूल लगाने के लिए, भाई ये एंगल्स कैलकुलेट करना जरूरी है, और किसी भी एक साइड का बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमें पता है, अगर एक का पता है तो बाकी 2 अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ओके। चलो, साइन रूल लगाने के लिए सबसे पहले पकड़ो आप फोर्स को, और उसके सामने वाले एंगल को, कौन सा है सर? ये है 46.94। तो 2000 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 46.94 कर लोगे इतना? हाँ सर। दूसरा हम पकड़ते हैं F2 को। F2 के सामने कौन सा है सर? ये 29.03। देखो लिखने का स्टाइल समझ में आया। तीसरा कौन सा है सर? F3। उसके सामने एंगल कौन सा है सर? ये 104.03। ये लो, लिख लो, हो गया। इतना ही तो है। यहां से आप सबसे पहले इसको पकड़ो, क्या कैलकुलेट हो जाएगा सर? F2। उसके बाद आप क्या करना, इसको पकड़ना, क्या कैलकुलेट हो जाएगा? F3। हो गया, दोनों कैलकुलेट हो गए। अच्छा, इसके बाद क्या करना है सर? देखें, F3 हो गया 2655। वैसे अगले स्टेज में कह रहा हूँ, मतलब जब हम वेज के फ्री बॉडी को बनाएंगे तो वहां पर F3 की जरूरत पड़ेगी, जो कॉमन पॉइंट है उसी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं F3 को अलग से लिख लेता हूँ, और इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए, ये जो येलो से बना है, ये किसका फोर्स ट्राइंगल है सर? ये इसका फोर्स ट्राइंगल है, ब्लॉक ए का, ऐसा कह लो आप। तो बी का भी तो बनाना है, तो उसके लिए मैंने फोर्सेस के कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यहां पर भी चेंज कर देंगे, चिंता मत करो। F3 जो है वो तो कॉमन है सर, F3 जो ए के लिए है वही F3 बी के लिए है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे पहले से मैं F3 बना लेता हूँ नया, किससे? हरे रंग से, दिख गया? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन ही तो अलग है। P है सर ये, तो P के लिए क्या करो, सीधा जा रहा है सर, तो आप भी सीधा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रैंडमली कहाँ पे ये एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा वो हम फिक्स कर लेंगे। F1 सर वर्टिकल से 14.03 बनाएगा। तो आप क्या करो, मैं चतुराई बता रहा हूँ आपको, वर्टिकल से ये ऐसा करके खींच दो, ये एंगल
बस लिखने के लिए 14.03 है, एग्जैक्ट नाप के नहीं करना है, अंदाजे से करना है मेरे भाई। तो काम कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये एरो यहाँ पे खत्म होगा, तो इस पोर्शन को हटाओ, इसको भी हटाओ, ये लो हट गया। ठीक, कितना ये मैंने बताया था आपको वर्टिकल से 14.03, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 14.03। अब देखो आप ये कैलकुलेट कर लोगे कितना होगा सर 90 माइनस 29.03, और ये कैलकुलेट कर लोगे कितना होगा सर, ये भी तो उतना ही होगा 90 माइनस 14.03। तो कर लो ना यार, ये लो कर लिए, ये निकल जाएगा। हाँ सर 180 में से इन दोनों को घटा देना, तो ये आ जाएगा 43.06। साइन रूल लगाने के लिए एक फोर्स का पता होना ज़रूरी है और तीनों एंगल्स पता होना ज़रूरी है, तो आप बाकी दो साइड्स या बाकी दो फोर्सेस निकाल सकते हैं। लगाएं, चलो F3 के बारे में हमें पता है सर, तो सबसे पहले तो P लिखते हैं। P, हाँ जी, उसके सामने वाला एंगल 43.06 लिखो। अब किसको पकड़ें सर, F3 को पकड़ते हैं, उसके सामने वाला एंगल 75, चलो लिखो। अब किसको पकड़ें सर, F1 को पकड़ते हैं, उसके सामने वाला एंगल 60 का लिखो। हो गया इतना। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये जो वैल्यू है ना 2655, उसको यहाँ पे रख देना, तो देखो 1 2 3 नोन है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। P का वैल्यू कितना आएगा 1868.94 न्यूटन। ठीक है, वैसे जब एनालिटिकल मेथड हमने यूज़ किया था तो उसमें 1872 आया था, थोड़ा सा डिफरेंस आया, डेसिमल का कहीं ना कहीं झोल झाल हुआ है कुछ। ठीक, वो तुम लोग संभालो, मुझे मेन प्रोसेस से मतलब है कि भाई आपको सीखने क्या मिल रहा है इस पूरी प्रक्रिया से। ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन से मुझे कुछ खास लगाव नहीं है, इट इज़ दी जर्नी जो मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा ठीक है सर, 2 मेथड कर लिया आपने, तीसरे मेथड पे आते हैं। क्या है ये, लैमिस थ्योरम, मेरा बहुत ही पसंदीदा मेथड है। ठीक है, फिर से कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये देखो F3, F1, F2। हाँ जी सर, तो इधर फोकस करो आप। थोड़ा सा मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है, क्योंकि आप खुद ही समझ जाओगे। अब देखो आप, हाँ ये क्या हो गया सर, ये कुदा दिया है आपने तो F3 को। देखो इसमें क्या करो आप, ये एंगल तो सेट है हमारा, हम जानते हैं F3 वर्टिकल से 29.03 बना रहा है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे रखो आप। देखिए लैमिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये है, 3 फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और वो बॉडी बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, मतलब तीनों फोर्सेस का कोई नेट इफेक्ट नहीं है, मान चल रहे हो। ओके, तो अल्टीमेटली अगर 3 forces are acting on a body and the body is in a state of rest or it is able to maintain its equilibrium, then they must have a common point of intersection, ऐसा कहते हैं। ये तीनों फोर्सेस को एक ही पॉइंट से गुजरना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए। ठीक, हाँ तो सर ये देखो, इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया और F2 जो है उसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। अब एक चीज देखो, F2 कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से सर 14.03, तो यहाँ पर भी कितना बनाएगा 14.03। दूसरी बात, F3 कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से 29.03, तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 29.03। ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो आपका लगभग 90% काम हो गया लैमिस थ्योरम में। लगाएं, सबसे पहले 2000 न्यूटन के फोर्स को पकड़ते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होगा, इतना लेना है, जो बचे हुए जो 2 फोर्सेस हैं मतलब F2 और F3, उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लोगे, करके दिखाएं। अरे इतना जल्दी नहीं। अब देखो यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रिमेनिंग 2 फोर्सेस, मतलब F2 और F3, तो सर ये हो जाएगा 14.03 प्लस 90 प्लस 29.03, ये लिख लेते हैं हम। हो गया। अब आप पकड़ो किसी और फोर्स को, F3 को पकड़ते हैं, तो ये एंगल से मतलब है हमको, कितना है ये सर 90 में से 14.03 को घटा देते। उसी प्रकार से अब अगर हम F2 को पकड़ें तो हमें इस एंगल से मतलब, इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा जूम करते हैं तो आप देख पाओगे बेहतर तरीके से। ये देखो, तो सर 180 में से 29.03 को घटा देंगे तो आ जाएगा वो, ये है भाई लैमिस थ्योरम, ध्यान से देखो। ठीक हो गया, F2 F3 कैलकुलेट कर लेना। थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको ले लोगे तो यहाँ से F3 आ जाएगा, इसको ले लोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको F2। हाँ कुछ ना कुछ मिल जरूर जाएगा, इतना तो कर लोगे। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन कितना छोटा सा था और समय लगता है, लेकिन थोड़ा समझाने में मैं थोड़ा डीपली समझाता हूँ हर चीज़ों को। ठीक है, अच्छा सर अब आते हैं हम इस वेज के फ्री बॉडी पे, थोड़ा सा जगह बदलना पड़ेगा इसका।
आप देखिए अभी हमें पता है कि वर्टिकल से एंगल बना रहा है, इसलिए मैं कह रहा था ना जब फ्री बॉडी बना रहे थे, आप हमेशा देखो कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब टाइप 2 में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से एंगल हमें पता होना चाहिए, तो हमारा काम आसान हो जाता है। पी को थोड़ा खसकाओ, ये लो, एक पॉइंट से तो पास होंगे, तो F3 को ला सकते हो और F1 को ला सकते हो। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ, पहले F3 को फिट किया, फिर F1 को फिट किया, ठीक है, वही डायरेक्शन वही ओरिएंटेशन। F3 कितना एंगल बना रहा है 29.03, तो यहाँ पर भी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, उसी प्रकार से F1 भी होगा। समझ गए? हाँ सर। सर जलपान किया जाए, तब तक तुम लोग भी थोड़ा सा चिंतन कर, सोचो। अब क्या है सर? अब कुछ नहीं है, लेमिस थ्योरम लगाना है, टेंशन मत लो। F3 का वैल्यू है अपने पास, कितना है 2655.67। अब हम क्या करेंगे, लगाते हैं लेमिस थ्योरम। सबसे पहले F1 को मैंने उठाया, तो इस एंगल से आपको मतलब होना चाहिए। ये एंगल कितना है, जरा जूम करके दिखाते हैं आपको। तो सर ये है 29.03 प्लस 90, ये लो। अब हम लिखते हैं किसको, F3 को। F3 को अगर मैं लिखूंगा तो मुझे इस एंगल से मतलब होना चाहिए, तो ये एंगल कितना है, जरा जूम करते हैं, देखो सर 90 प्लस 14.03। तुम्हारे भेजे में बात घुस रही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और अंत में P की बात करते हैं, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो P के लिए इस एंगल से मतलब है रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच में, तो 180 में से इसको घटा देना और इसको घटा देना, तो खेल खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं यार, F3 की वैल्यू कितनी है 2655, उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ इतने पोर्शन से मतलब है ना, F1 से कोई मतलब नहीं। क्या मिलेगा F1 कैलकुलेट करके, जब बोला ही नहीं तो क्यों कैलकुलेट करना। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे P की वैल्यू मिल जाएगी। 3 मेथड कवर कर ली हमने 31.50 सेकेंड में, ठीक है। अब चौथा मेथड, ग्राफिकल, शानदार मेथड। उसके लिए क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ कोशिश करना, आप कोशिश क्या मतलब करना ही है ये। यहाँ पे जो एंगल बनाओगे ये परफेक्ट एंगल्स होने चाहिए, मतलब वर्टिकल के साथ 29 डिग्री ले लेना, इतना तो कर लोगे ना प्रोट्रैक्टर से। हाँ ये सारे एंगल परफेक्ट फिट कर लेना। एक बार ये सारे एंगल आपने परफेक्ट फिट कर लिए, भाई आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना है। सबसे पहले ब्लॉक ए में फोकस करते हैं, थोड़ा मिनी ड्राफ्टर को पिक्चर में लाते हैं। आप एक काम करो, भाई ग्राफिकल मेथड है, कुछ ना कुछ तो स्केल लेना पड़ेगा। 2000 नोन है तो उसी के हिसाब से मैंने 50 mm का मान लिया, 2000 न्यूटन बराबर 50 mm। आप कुछ और स्केल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो लंबाई मैंने अभी खींची है, डायरेक्शन तो यहीं से रहेगा ना नीचे की तरफ, ये लंबाई 50 mm के बराबर होगी, मतलब 5 सेंटीमीटर। कर लोगे? हाँ सर। अब ड्राफ्टर को ले जाओ F3 पे, ये जो नट है ना यहाँ पे, इसको अच्छे से टाइट कर लो। लॉक हो गया ड्राफ्टर। F3 का डायरेक्शन, हाँ F3 का जो टेल है उसको यहाँ पे रखोगे आप, और यहाँ से सीधा ऐसा करके लाइन खींचोगे। मैं करके दिखा देता हूँ। ये लेगा ड्राफ्टर, ये लाइन खींच ली है, क्या है ये F3। अब कहाँ पे खत्म होगा हमको नहीं पता, पता चल जाएगा। अब F2 पे लेके जाओ, ये जो नट है इसको कस लो। हाँ सर कर ली। लॉक हो गया? हाँ जी हो गया सर। ये जो एरो है अल्टीमेटली इसको यहाँ पे खत्म होना है, समझ में आया? तो ऐसा करके ये कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक। चलो हटा दिया, ट्रिम कर दिया मैंने। एंगल भाई लेने की कोई ज़रूरत ना है, टेंशन ना लो आप। ए का तो काम हो गया। हाँ सर काम हो गया। अब बी पे आते हैं, मतलब वेज पे। थोड़ा सा एरो का साइन मैंने एरो को थोड़ा सा रंग बदल दिया ना फिर से। तो भाई जब ए की बात हो रही थी तो F3 ऊपर था, अब अगर बी की बात होगी तो F3 नीचे होगा, तो पहले ही नीचे मैंने बना दिया, टेंशन मत लेना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं P पर। हॉरिजॉन्टल है सर, है ना। तो F3 P का जो टेल है वो F3 के हेड से चालू होगा, तो यहाँ पे लेके जाओ और एक खींच दो आप, P बन गया, ठीक है। एग्जैक्ट कहाँ खत्म होगा पता चल जाएगा। क्या बचा F1, तो लेके आओ ड्राफ्टर को F1 पे, नट को कस लो, टाइट कर लो। अब ये बात पक्की है कि इसका जो हेड है वो जाहिर सी बात है यहाँ पर F3 के टेल पे खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाओ, ये हेड तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और ऐसा मैंने खींच लिया। इस पोर्शन को ट्रिम कर लेना आप, दिख गया? हाँ सर ये भी हो गया, बन गया ट्राइंगल। 2 ब्लॉक्स थे, ठीक है, दोनों के ट्राइंगल्स बना लिए। एक ये फोर्स ट्राइंगल बना, एक ये फोर्स ट्राइंगल बना। इसका कितने का बनाया आपने? सर 50 mm का बनाया हमने। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा
इसको नापना है बच्चों, नापना समझते हो, मेजरमेंट करना है, स्केल का रखो, देखो ये लंबाई कितनी आई। तो मैंने तो इस सवाल को ऑटोकैड में बनाया था, तो मेरे पास एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तुम्हारे पास वैसा परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होगा, तुम्हारा आंसर हो सकता है 44 आए, 45 आए, 46 आए, 47 आए, इसी के आसपास आएगा तुम्हारा आंसर, या 48 आए, थोड़ा ज़्यादा एरर अगर होगा तो। मेरा आंसर एकदम परफेक्ट है। अब मैं क्या बोलूँगा कि सर मेरा आंसर है सर 46.72 mm, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2000 है, ये 50 को मैं अगर डिवाइड कर दूँ तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 50 को मैं सिर्फ नीचे ले आया और न्यूटन तो लगा हुआ है, तो यहाँ 50 अगर नीचे आया तो यहाँ क्या बचा? 1 mm। तो 1 mm बराबर 2000/50। समझ में आ रहा है? 1 mm बराबर 2000/50 न्यूटन। तो आप चाहो तो 46.72 इंटू 1 mm बराबर 2000 डिवाइडेड बाय 50 और ये न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया? और ये कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे भी थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे, भाई ये 2000 कितने 50 mm के बराबर है, और ये जो पी है कितना है 46 का है, तो 2000 से थोड़ा सा कम होगा आंसर। कितना होगा? 1800 होगा। ये देखो कैलकुलेशन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1868.8। ये है भाई पूरा का पूरा सोल्यूशन। तकरीबन 36 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं, और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बिल्कुल यहाँ तक बने हुए हैं। इस सोल्यूशन को आपने पूरे अच्छे तरीके से देखा है, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखा तो है ही, जिया भी है। और ये अलग अलग मेथड्स जो मैंने आपको सिखाए हैं, ये इसलिए बताए हैं कि आपको कोई भी एक मेथड में रुचि अलग से हो सकती है, लेकिन सारे मेथड्स की जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए। और मैं तो एक शिक्षक हूँ, मुझे तो सारे मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, ये तो क्या मतलब है मेरा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और भाई बड़ी मेहनत लगती है ये सारे कंटेंट बनाने में। आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो। उससे उनका तो बेनिफिट होगा ही, मेरा भी बेनिफिट होगा। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।